Hello my dear students, welcome to my channel Let's Build Concepts. Today we will continue the topic metal and non metals. Okay, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स में. अभी तक हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देन इन केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर एंड वाटर. ओके, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. ठीक है, आज हम मेटल्स के एसिड्स के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे. तो देखिए, जब भी हम किसी मेटल को डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, साल्ट प्लस H2 गैस. ठीक है, हाइड्रोजन गैस और साल्ट बनता है. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूटेड HCl, मतलब हमने मैग्नीशियम को डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाया तो क्या बना, MgCl2 प्लस H2. डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है भाई, डाइल्यूटेड का मतलब होता है जिसमें वाटर मिला हुआ होता है. ठीक है, वाटर के साथ जब सॉल्यूशन बना होता है तो उसको डाइल्यूटेड बोलते हैं. ओके, ऐसे ही हमने आयरन को डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्ट करवाया और बना FeCl2 प्लस H2. ठीक है, मतलब आयरन का क्या बना, सोल्ट बना. ओके, एंड और क्या बना, H2 गैस इवोल्व हो जाती है. ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे कोपर भी मेटल ही है ना, हमने अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था. जब हम उसको डाइल्यूटेड HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं होती, कोई बबल्स फॉर्म नहीं होते. ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होती. ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा इसलिए होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ द लेस रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन. क्योंकि कॉपर क्या होती है, हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होती है. देखो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी. ठीक है, तो उसमें मैंने बीच में हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है, मैंने उसे बीच में रखा था. वो किस लिए रखा था, वो इसलिए रखा गया था कि जो हाइड्रोजन से ऊपर के जो मेटल्स है उसका मतलब क्या हुआ कि दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और जो हाइड्रोजन से बिलो जो मेटल्स है उनका क्या मतलब है कि दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. तो होता क्या है कि आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, कॉपर कहाँ है, हाइड्रोजन से बिलो है. ओके, उससे नीचे है. तो उसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. और इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, उससे कम मतलब रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉपर डाइल्यूटेड HCl के साथ कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि कोई वो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व ही नहीं कर पाएगा उसमें. तो इसी बात को आप नोट करेंगे दैट मेटल्स अबोव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिव सीरीज लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद डाइल्यूटेड मिनरल एसिड. ओके, जब वो डाइल्यूटेड मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन, जो कि हाइड्रोजन से जो ऊपर के जो मेटल है, ऊपर कौन कौन से मेटल है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड. ओके, जब ये डाइल्यूटेड मिनरल एसिड के साथ, मतलब डाइल्यूटेड मिनरल एसिड कौन कौन से हो गए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, तो ये सब क्या है, डाइल्यूटेड मिनरल एसिड है. जब ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या लिबरेट होती है, H2 गैस होती है. ठीक है, बट ये HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो भी तो नाइट्रिक एसिड है HNO3 भी. तो ये जो मेटल्स है ये क्या होती है, ये HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं करती. ऐसा क्यों होता है वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे. अब हम आगे देखते हैं, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो क्या है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है. इसका मतलब क्या है कि वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है. ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि फिर भी हम सोडियम और पोटेशियम की डाइल्यूटेड HCl मीन्स एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं. ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन नहीं करती. आपको पता है पोटेशियम और सोडियम तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है. ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन होगा उनका, बट हम नहीं करवाते. हम क्यों नहीं करवाते, देखो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि नाइट्रोजन और पोटेशियम आर सो विग्रेसली, मतलब वो इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं कि दे रिएक्ट विग्रेसली इवन विद कोल्ड वाटर. सोचो वो ठंडे पानी के साथ भी इतना विग्रेसली रिएक्ट करती है, तो एसिड के साथ तो एक बहुत ही ज़्यादा
एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, है ना। मतलब उसमें जब वो पानी के साथ रिएक्ट करते तभी वो आग पकड़ लेते हैं, उसमें भी इतनी मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उस टाइम पर भी। तो एसिड के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कभी भी लेबोरेटरी में सोडियम और पोटेशियम की एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करवाते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में कभी भी सोडियम और सोडियम और पोटेशियम की HCl के साथ रिएक्शन नहीं होती है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब हमने पढ़ा था अभी कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या करता है, हम उसकी किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करवाते। ऐसा क्यों होता है, उससे पहले ये क्वेश्चन देखो। ऐसे पता है क्यों होता है, क्यों नहीं करवाते हम नाइट्रिक एसिड की? क्योंकि वो H2 गैस इवॉल्व नहीं कर पाता। और वो क्यों नहीं करवा पाता ये हम यहाँ देखेंगे। Why H2 gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid? जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ मीन्स HNO3 के साथ जब रिएक्ट करती है तो H2 गैस मीन्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं हो पाती, है ना। इसीलिए तो हम रिएक्शन नहीं करा, कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं होता, क्योंकि H2 गैस इवॉल्व ही नहीं कर पाता HNO3। ऐसा क्यों होता है, मतलब वो H2 गैस इवॉल्व क्यों नहीं कर पाता? देखो, बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो कैसा है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन देता है, ठीक है। वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस वजह से क्या होता है, इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर। इसलिए वो क्या करता है कि रिएक्शन में जो H2 गैस इवॉल्व होती है ना, मेटल प्लस एसिड की जब रिएक्शन होती है तो हमने बताया था सॉल्ट और H2 गैस बनती है, उसमें H2 गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो HNO3 क्या करता है, बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करता है कि जो रिएक्शन में जो H2 गैस इवॉल्व होती है तो उसको वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके वाटर में चेंज कर देता है। और खुद क्या होता है, एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। और खुद क्या होता है, वो किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वो या तो N2O में या NO NO2, वो डिपेंड करता है मेटल के साथ, ठीक है, उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब वो रिएक्शन करता ही नहीं है, इसी वजह से उसमें H2 गैस इवॉल्व नहीं हो पाती, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कोई भी ऐसी मेटल नहीं है जिसके साथ HNO3 मतलब उसमें H2 गैस इवॉल्व करे, मतलब उसके साथ रिएक्ट कर पाए, है ना। कैन वी ऑब्टेन H2 गैस विद डाइल्यूटेड HNO3 एवर? क्या मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो पाए डाइल्यूटेड HNO3 के साथ? तो देखिए, मैग्नीशियम, Mg मीन्स मैग्नीशियम एंड Mn मीन्स मैग्नीज। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर द टू मेटल्स। ये दो ऐसी मेटल्स है विच रिएक्ट विद वेरी वेरी डाइल्यूटेड HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। मतलब अगर ये दो मेटल ऐसी है कि ये भी HNO3 के साथ कब रिएक्ट करके कब H2 गैस इवॉल्व कर पाएंगे, जब HNO3 वेरी वेरी डाइल्यूटेड होता है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है। उसका रेशो इस तरह से होता है कि अगर आप HNO3 का 1% मतलब वाटर का 99% ले रहे हो तो उसमें HNO3 ओनली 1% होना चाहिए, तब जाके मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है वो इसके साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एक्वारेजिया। देखो, आपने कभी पढ़ा है कि आपने सुना होगा कि गांव में ना कुछ लोग ऐसे आते थे कि हम आपकी ज्वेलरी को ना बिल्कुल साफ कर देंगे, ठीक है, आप हमें ज्वेलरी दे दीजिए, हम आपकी ज्वेलरी एकदम साफ करके आपको दे देंगे, एकदम चमक जाएगी, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, वो उस ज्वेलरी के ऊपर जो भी अगर वो गोल्ड की है तो उसको क्या करते थे, उसका पूरा गोल्ड उसमें उनके सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन रखते थे, उस सॉल्यूशन में पूरा गोल्ड उतर जाता था और वो लोग अपने चलते बनते थे। तो वो उसमें क्या, वो सॉल्यूशन किस चीज़ का बना हुआ होता है भाई, वो सॉल्यूशन बना हुआ होता है कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें कि जो कि वाटर के साथ मिला हुआ होता है, उसे हम डाइल्यूट बोलते हैं। और ये है कंसनट्रेटेड HCl मीन्स जो कि सांद्र है, जो प्योर है होता है, ठीक है, उसमें कोई वाटर नहीं मिला हुआ होता है, इसलिए गाढ़ा जिसे हम बोल सकते हैं, सांद्र होता है हिंदी में उसका। तो जो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कंसनट्रेटेड HNO3, मतलब जो कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को मिलाकर वो लोग क्या बनाते हैं एक्वारेजिया। उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, एक्वारेजिया। लेकिन इनका भी एक सॉल्यूशन, इनका भी एक रेशो होता है, ऐसे नहीं होता।
तो उसमें उस सॉल्यूशन में क्या होता है, 3 पार्ट्स कंसनट्रेटेड HCl होता है और 1 पार्ट कंसनट्रेटेड HNO3 होता है, ठीक है। तभी हम उसे क्या कहेंगे, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को लैटिन में क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर। उसको लैटिन वर्ड में क्या होगा उसका मीनिंग, रॉयल वाटर। ओके सो अब एक्वारेजिया की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज़ अ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, ठीक है। कोरोसिव होता है मतलब जो किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करते, ठीक है, उसकी उसमें एबिलिटी होती है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की, ठीक है। एंड फ्यूमिंग लिक्विड, फ्यूमिंग मीन्स होता है एक तरह से धुआं या भाप निकलना, मतलब एक भभकता हुआ लिक्विड, मतलब वो बहुत ही जैसे बोलते हैं ना उसमें से धुआं निकलता रहता है एसिड्स में से। तो ये एक्वारेजिया क्या है, क्योंकि उसमें देखो ना कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन होता है एक्वारेजिया, ये बहुत ही हाईली कोरोसिव होता है एंड फ्यूमिंग लिक्विड होता है। और इतना हाईली कोरोसिव होता है दैट इट कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर क्या कर सकता है, उसको डिजोल्व कर लेता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आगे पढ़ने से पहले भाई आपसे एक बात बोलना है कि अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ, तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, आप सेशन को पसंद कर रहे हैं, और उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। और नेक्स्ट क्या कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके तो ये आपको नहीं भूलना है, अभी कर लीजिए दोनों काम। ओके और अगर आपको और कोई डाउट है, आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स, की जो मेटल है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट्स के सॉल्यूशन के साथ कैसे रिएक्ट करती है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, एक लेते हैं आयरन नेल, ठीक है, लोहे की कील, और दूसरा लेते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, इसका उल्टा कर लेते हैं। पहले हम मेटल क्या लेंगे, कॉपर वायर लेंगे, वहाँ पर कॉपर सल्फेट मीन्स मेटल सोल्ट का सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सोल्ट का सॉल्यूशन लिया है। और यहाँ हम क्या लेंगे, आयरन सल्फेट, ठीक है, यहाँ हम क्या लेंगे FeSO4। ओके अब हमने क्या किया है, इधर मेटल का सॉल्यूशन रखा है, ठीक है, एक कॉपर के मेटल का सॉल्यूशन रखा है, इधर कॉपर वायर, यहाँ मेटल लिए, यहाँ आयरन का सॉल्यूशन रखा है, ठीक है। तो हमने एक्सचेंज किया है जस्ट, ठीक है, मेटल एंड मेटल सॉल्ट यही बनाया है हमने। तो जब हम आयरन नेल मीन्स लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, जिसका कि कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, तो वो क्या होता है, उसमें जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि ब्लू कलर फेड्स, जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है, और उसकी जगह कैसा कलर बन जाता है, पेल ग्रीन कलर, ठीक है, पेल ग्रीन कलर हो जाता है सॉल्यूशन का। और जो कि आयरन है उस पर क्या हो जाता है, उस पर ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है, जो कॉपर का जो ब्राउन है ना वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम जब देखते हैं, जब हम आयरन ये जो FeSO4 के सॉल्यूशन में जब हम कॉपर वायर को, मतलब कॉपर की मेटल, अब की बार सोल्ट नहीं, अब की बार सोल्ट है आयरन का, और मेटल है कॉपर, ठीक है। जब हम कॉपर वायर को FeSO4 में डालते हैं तो क्या होता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन फॉर्म। ओके अब ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि मेटल्स तो देखो दोनों वही है, बस उनका एक बार फर्स्ट मेटल का सॉल्ट लिया, सेकंड में उसको डिजोल्व किया, और दूसरी बार सेकेंड मेटल को लिया और उसको फर्स्ट मेटल के सॉल्ट में डिजोल्व किया। लेकिन एक बार रिएक्शन हो रहा है और दूसरी बार रिएक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो that reactive metals can displace less reactive metals from their compounds in solution or molten form। मतलब ये यहाँ ये कह रहा है कि जो मतलब मोर रिएक्टिव मेटल होगी वो क्या करेगी, वो लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन को, उसके कंपाउंड को सॉल्यूशन से क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, मतलब निकाल देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो आयरन था वो क्या कर रहा है, एक मिनट
आयरन था वो क्या कर रहा है भाई, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। कैसे? क्योंकि क्यों कर पा रहा है वो ऐसा, क्योंकि आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी ना, उसमें क्या होता है, आयरन क्या होता है, कॉपर से ऊपर होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, आयरन मोर रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। इसी वजह से वो क्या कर देता है, वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। और यही चीज वो कह रहा है कि अगर मेटल ए की हम मेटल बी के साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, अगर मेटल ए मोर रिएक्टिव है मेटल बी से, तो वो क्या करेगी, वो मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगी, मतलब मेटल डी को सॉल्यूशन से बाहर कर देगी और उस साल्ट सॉल्यूशन के साथ खुद अपना सॉल्यूशन बनाएगी, उस साल्ट के साथ खुद अपना सॉल्यूशन बनाएगी। तो इससे क्या हो जाता है, मेटल बी बाहर हो जाएगा अगर मेटल ए मोर रिएक्टिव है तो, और मेटल ए जो है वो साल्ट सॉल्यूशन बना लेगी, ठीक है। ये सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि जो मेटल और नॉन मेटल्स है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब उनके बीच में रिएक्शन होता ही क्यों है ना। ये चीज आपके माइंड में आ रही होगी कि भाई मेटल और नॉन मेटल्स है वो रिएक्शन, उनके बीच रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो अभी हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है Na मीन्स सोडियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई, 11 होती है, ठीक है। तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तो वो कैसे होंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 2 और 8 10, एंड लास्ट सेल में जो कि मतलब आउटर मोस्ट सेल में है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। मतलब क्यों, ये एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं हो पा रहा, इसकी जो बाहर वाली जो सेल है वो फिल नहीं हो पा रही है ना, फुलफिल नहीं हो पा रही पूरी। इस वजह से क्या हुआ कि ये उसको फिल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, है ना। आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते तभी तो वो नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर पाएगा। तो वो क्या करता है, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। इससे तो अच्छा है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, बाहर कर दे, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, जो सोडियम है वो क्या करता है, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को रखता है और एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है, रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बन जाता है, कैटायन बन जाता है, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 17। तो उसमें कैसे फॉर्म होता है, 287, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की, मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, उससे तो अच्छा कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से और क्या हो जाए, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, है ना। तो ये क्या करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। तो क्या होगा, क्लोरीन है ये मेटल, ये क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी और क्या बन जाएगी, क्लोरीन आयन, ठीक है। क्लोरीन आयन, ये अनायन बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में लिया है, इस वजह से ये क्या बन गया, क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, अनायन बन गया ये। तो ये दो मेटल है भाई, ये है सोडियम और ये है क्लोरीन। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, ये दोनों डील करते हैं एक दूसरे से। क्या, ये बोलता है सोडियम कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, फिर क्लोरीन बोलता है भाई मुझे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं कि उस एक इलेक्ट्रॉन को साझा कर लेते हैं, उस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सोडियम से क्लोरीन ले लेता है और इस वजह से क्या बन जाता है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, दे रहा है, इसलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है यहाँ, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस वजह से क्या हो जाता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये एक कंपाउंड बनाते हैं जो क्या बनता है, NaCl, ठीक है। क्या बनता है, NaCl। अब ये जो कंपाउंड है इसमें देखो आप, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच कौन सा एक एक फोर्स हो जाता है, जो कि अट्रैक्शन होता है, किस वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो जो फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हम उसे क्या कहते हैं।
देखिए, उससे पहले आप कुछ पॉइंट्स है उन्हें नोट कीजिए, आप उनको याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये कि चीज़ें क्यों हो रही है वो सब आपको समझ में आएंगी। देखो, फर्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। रिएक्टिविटी होती ही किस लिए, रिएक्शन होता ही किस लिए है, ये चीज़ इसमें बताइए कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है, मतलब जो तत्व है जो कि रिएक्शन कर रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो चीज़ क्या होती है। तो वो होता है कि दिस इज द टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, कि हर कोई जो एलिमेंट है वो क्या चाहता है कि जो उसका वैलेंस सेल है वो क्या हो भाई, कंप्लीटली फिल्ड हो, कि वो पूरी तरह से भरा हुआ हो। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जिसके पास एक्स्ट्रा है वो उसको लूज करने की कोशिश करता है, और जिसके पास कमी है तो वो बाहर से लेने की कोशिश करता है, और इसी वजह से क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेटल, जो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो क्या फॉर्म करेगी भाई, कैटायन फॉर्म करेगी। ठीक है, और वो लूज क्यों करेगी, फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो ऐसा किस लिए करेगी, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लूज करेगी, और क्या फॉर्म करेगी, कैटायन फॉर्म करेगी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम क्यों कह रहे हैं, आप आगे पढ़ोगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि जो नोबल गैसेस है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है भाई, स्टेबल है, मतलब उनकी जो लास्ट वैलेंस सेल, जो आउटर मोस्ट सेल है, तो वो कैसी है, वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। इसलिए वो क्या होती है, वो लेस रिएक्टिव होती है, मतलब वो रिएक्शन करती नहीं है, वो एकदम शांत रहती है, एकदम स्टेबल रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हर मेटल क्या चाहती है कि भाई हम भी अपनी स्टेबल फॉर्म में आ जाए, मतलब सब ये चाहेंगे ना कि हम आराम से रहे, है ना। तो वो मेटल्स भी क्या करते हैं, खुद को स्टेबल बनाने के लिए क्या करती है, इलेक्ट्रॉन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करती हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जिन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं वो उन्हें लूज करके कैटायन फॉर्म करती है, मतलब कैटायन बन जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था अभी Na+ है ना, Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और Na+ बन जाता है, प्लस का मतलब कैटायन। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स है वो क्या करते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि मेटल्स ज़्यादातर इस साइड में होती है और इधर नॉन मेटल्स होती है, और फिर सबसे लास्ट का जो ग्रुप होता है उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी आप टेंशन ना ले कि नॉन मेटल्स क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करती है और मेटल्स, वो आपको तब समझ में आ जाएगा। तो नॉन मेटल्स की भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है कि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। जैसे अभी आपने क्लोरीन देखा कि उसका क्या है, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, किस लिए, कि ताकि वो उसका जो बैलेंस सेल है वो क्या हो जाए, कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, वो पूरा फिल हो जाए। उसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, और उसको कंप्लीटली फिल करने के लिए मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसका ऑक्टेट कब पूरा होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाएगा, मतलब उसके पास 8 हो जाएंगे ना फिर टोटल। तो वो क्या करता है, तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मतलब उसको प्राप्त करते हैं, बाहर से लेते हैं। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो क्या करेगा, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो क्या फॉर्म करेंगे, वो अनायन फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आप पढ़ोगे द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। मतलब वो कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, जो एक मेटल से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है, दूसरी नॉन मेटल पर, तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल में पढ़ा था Na एक मेटल है और Cl मीन्स क्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो क्या होता है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कहाँ जाता है, नॉन मेटल क्लोरीन के ऊपर, और उनसे एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या था, NaCl, जिसका नाम क्या था, NaCl। उस कंपाउंड को हम कैसा कंपाउंड बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। उस पर आयनिक कंपाउंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपने देखा था ना, Na जब इलेक्ट्रॉन
लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि उनके ऊपर आयन आ जाते हैं, इसलिए वो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। और क्योंकि ऐसा किस लिए होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है, इसीलिए हम उनको, दूसरा नाम उनका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इसलिए दूसरा नाम उनका क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके ओके। अब हम आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर, कि उनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, किनका, आयनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि हमारा NaCl फॉर्म हुआ था, वो फिजिकली वो उसका नेचर कैसा होता है कि वो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, वो हार्ड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं, एंड जनरली ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल का मतलब क्या होता है भाई, कि अगर हम किसी चीज के ऊपर, किसी मेटल के ऊपर, किसी कंपाउंड के ऊपर, किसी पर अगर हम प्रेशर देते हैं, ठीक है, प्रेशर अगर उस पर लगाया जाता है तो वो क्या होता है, वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल। क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, एंड जनरली ब्रिटल मीन्स प्रेशर लगाने पर क्या हो जाता है, ये टूट जाते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ये सॉलिड और हार्ड क्यों क्यों होते हैं, उनका उसका क्या रीजन है, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी की वजह से ये क्या होते हैं, इनके कंपाउंड्स जैसे नजदीक नजदीक आ जाएंगे इनके आयंस, और इसी वजह से वो क्या बन जाएंगे, वो सॉलिड भी बन जाएंगे और हार्ड भी बन जाएंगे। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब ये तो आपको यहीं से समझ आ जाना चाहिए कि जब ये सॉलिड और हार्ड है नेचर में, मीन्स जब इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या होगा, इनके आयंस को अलग अलग करना, उनको मेल्ट करना और उनका बॉयल करना, वो सब क्या हो जाएगा, मतलब उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, मीन्स हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है, इसलिए क्या होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन होता है, उनके कंपाउंड्स के बीच में, जिसको हम बोल रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, इसलिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसी वजह से क्या होता है कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सोल्यूबल इन वाटर बट नॉट इन कैरोसिन एंड पेट्रोल। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो है वो वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, बट वो कैरोसिन और पेट्रोल में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है या नहीं होता है। देखो, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। क्या होता है कि जब ये आयनिक कंपाउंड जब मोल्टन स्टेट मीन्स जब पिघली हुई अवस्था में होते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बट जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है इनमें। वाई, क्यों, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो मोमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल। तो जो आयंस का जो मोमेंट होता है ना, मतलब उनकी जो मोमेंट, हलचल होना, जो इधर उधर वो घूम रहे होते हैं, इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। इस वजह से क्या होता है कि जो उनके आयंस का जो मोमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता सॉलिड स्टेट में। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि सॉलिड में वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक होते हैं ना आयंस, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इसलिए उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है, वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है। इस वजह से आयंस मूव नहीं कर पाते। और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, आयंस का मोमेंट चाहिए। ठीक है भाई, करंट कैसे बहता है, आयंस का मोमेंट ही तो होता है करंट, है ना। तो सॉलिड स्टेट में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से क्या होता है कि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं आयनिक कंपाउंड्स तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता। बट इन मोल्टन स्टेट, लेकिन जो उनकी पिघली हुई अवस्था होती है उसमें क्या होता है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट। क्योंकि मोल्टन स्टेट में क्या होता है भाई, जो उस टाइम पर भी उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट वो क्या होता है,
वो ओवरकम हो जाता है। किसकी वजह से? हीट की वजह से। किसकी वजह से? हीट की वजह से। हीट की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर लिया जाता है चार्ज से। वो आयंस ओवरकम कर लेते हैं और इस वजह से क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं भाई, फ्रीली मूव कर पाते हैं, और जब उनमें मूवमेंट होगा तो इसका मतलब उनमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगी। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होगा। ठीक है, सो आई होप भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, और इसीलिए आप लोग भी अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उनका कोई पैसा नहीं लगता है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आगे चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आगे अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब and comment.